उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू पार्ट 6 में। तो आज है मंगलवार और देखेंगे उत्तराखंड जीके के पीवाईक्यू 6। जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करते समय लाइंस में आपको बोला, जो जल्दी उठता है जीवन में वो ज़्यादा पाता है। वास्तविक तौर पे दोस्तों देखिए, मैं आपको ये बोलूँगा, एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को हमेशा 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको सोना ही चाहिए, अन्यथा आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे अगर नींद पूरी नहीं होगी। बट कोशिश करें दोस्तों, सूर्योदय के पहले आपको उठ जाना चाहिए। ठीक है, सूर्योदय से पहले उठेंगे तो आपको एक अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि टाइम से आप सो जाएं और टाइम से आप उठें। लेकिन इतना ध्यान रखें कि 7 से 8 घंटे की नींद या रेस्ट आपके लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि मॉर्निंग में देखिए आपका जो एनर्जी लेवल होता है और ज़्यादा होता है, आप अगर देखेंगे। ठीक है, तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि कोशिश करें कि कैसे भी आपको सनराइज़ के पहले उठना चाहिए और अपनी पढ़ाई रिवाइज करनी चाहिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के टेस्ट की। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है। ठीक है, यानी कि जो है कुल क्षेत्रफल का, यानी कि जितना क्षेत्रफल है उसके कुल भाग में सर्वाधिक वन वाला जिला इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर वैसे देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका उत्तरकाशी आता है। तीसरे नंबर पे आपका नैनीताल आता है, जो रिसेंट हमारी वन रिपोर्ट आई थी। लेकिन यहाँ पर हमारा देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पे पूछ रहा है कि सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित क्षेत्रफल के आधार पे इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो टिहरी गढ़वाल का। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल में जो टिहरी का कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल जो है टिहरी जनपद का, तो उस कुल क्षेत्रफल में जो प्रतिशत के आधार पे है वो सर्वाधिक वन है दिए गए विकल्प में। ठीक है, सर्वाधिक वन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म कब हुआ था, मतलब कहाँ पे हुआ था। ठीक है, कब हुआ नहीं, कहाँ पे हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो हमारी चिपको आंदोलन की कार्यकर्ता रही या जन्मदाता रही गौरा देवी, इनका जन्म हुआ था आपका 1925 में, 1925 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था लाता गांव में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लाता गांव में जन्म हुआ। वहां से इनकी शादी कर दी जाती है रीणी गांव में। रीणी गांव के मेहरबान सिंह गुसाई के साथ इनकी शादी होती है। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि बहुत जल्दी ही ये विधवा हो जाते हैं, मेहरबान सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका जो ध्यान था, क्योंकि कोई भी औरत अकेले होती है, पहाड़ की अगर औरत को हम देखते हैं तो उसका मेन फोकस होता है जिन चीज़ों से उसका जुड़ाव है, जिन चीज़ों से वो कुछ प्रोडक्शन कर रही है, लाइक जंगल का चारा है, लकड़ी है। जंगल के चारे से, पशुपालन से आपका दूध वगैरह प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है। उसके अलावा जंगल की लकड़ी से खाना वगैरह बनाना होता है। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें जंगल में, जैसे कि अन्य जड़ी बूटियाँ, फल। तो पुराने जो लोग थे या पुरानी महिलाएं जो उत्तराखंड की थी, आज भी हम देखते हैं अपनी जो दादी थी हमारी या हमारी माताजी लोग हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा आज भी अपने जंगल से, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही ये विधवा हो जाती तो अपने जो जंगल था उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, उस जंगल से इनको। ठीक है, तो जंगल में जब ठेकेदार के आदमी आए थे 1974 में या 73 में, बोला कहीं पर 1973 भी दिया है, 74 भी है। वैसे इसका जो सही डेट है मेरे हिसाब से वो 1973 होना चाहिए। ठीक है, मार्च 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो ठेकेदार के आदमी आए, जंगल काटने की नीलामी हुई थी। लेकिन ठेकेदार के आदमी जैसे ही इनके जंगल में घुसे, इन लोगों ने क्या किया, ये महिला मंगल दल की अध्यक्षा था, तो गांव वालों को पहले बता दिया इन्होंने कि ऐसे ऐसे ठेकेदार के लोग आ रहे हैं। तो जंगल में जितने पेड़ थे उनसे लिपट गई महिलाएं। ठीक है, और उनसे बोलने लगी कि पहले हमें काटो फिर पेड़ काटोगे। ठीक है, काटो हमें और ले जाओ हमारा मायका, ऐसे गौरा देवी के शब्द थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जन्म हुआ था इनका लाता गांव में। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो देखिए वन्य जीव संस्थान की बात हो रही है। ठीक है, वन्य जीव संस्थान, वन्य जीव संस्थान की मैं बात करूं तो ये लोकेटेड है आपका देहरादून में। ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए FRI जो हमने लास्ट टॉपिक में करा था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि वन अनुसंधान केंद्र जो है हमारा है, वो भी जो संस्थान है हमारा वो भी कहाँ पे है, देहरादून में है। क्लियर। और भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है 1982 में स्थापित हुआ था, 1982 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए जो हमारा विज्ञान के विकास को पुष्ट करना और उसके अनुप्रयोग को और ज़्यादा प्रोन्नत करना, ठीक है, जो कि हमारे आर्थिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक वातावरण है उसके अनुकूल हो। क्लियर। तो ये हमारा वन्यजीव संस्थान ये काम करता है, ध्यान रखेंगे। और लास्ट मैंने आपको टॉपिक में बताया था, वन्यजीव संस्थान की ही जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे दिया गया है कि गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना, ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क स्थापित हुआ था 1991 में, और गोविंद राष्ट्रीय जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो 1955 में स्थापित हुआ था। ठीक है, वहाँ पे क्लियर मेंशन है, इसी वन्यजीव संस्थान की वेबसाइट पे आप गोविंद नेशनल पार्क सर्च करना तो आपको पता चलेगा। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पे पाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से मिलता है कहाँ पे, केदारनाथ घाटी में दिए गए विकल्पों में। ठीक है, तो ब्रह्म कमल की मैं आपको बता चुका था, लास्ट टॉपिक में भी बताया था। ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है, एस्टेरेसी। ठीक है, एस्टेरेसी कुल का पौधा है ब्रह्म कमल। ठीक है, और ये भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए, बाकी मैंने लास्ट टॉपिक में बता दिया था, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। उत्तराखंड में निम्न में से किसका क्षेत्र पर्यावरण था, तो दिए गए विकल्पों में पर्यावरण से जो संबंधित व्यक्ति हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी भी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं, अनिल प्रकाश जोशी जी भी है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, और भी बहुत से नाम है, जगत सिंह चौधरी जंगली, ठीक है, इंद्र सिंह बिष्ट, बहुत से नाम है दोस्तों। अगर मैं नाम लूंगा तो सेशन लंबा हो जाएगा। तो ये मेन मेन मुख्य धारा के लोग हैं जिनका नाम ज़्यादा वायरल हुआ। तो डॉक्टर जोशी की मैं बात करूँ तो एक पर्यावरणविद और हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के भी संस्थापक हैं, जिसको हैस्को कहा जाता है, हैस्को के संस्थापक। सुंदरलाल बहुगुणा जी को कौन नहीं जानता भाई, आपको पता ही है, चिपको आंदोलन भले ही गौरा देवी ने शुरू किया था, लेकिन पूरी दुनिया में उसका प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति यही थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, इन्होंने बड़े बड़े अवार्ड तक लौटा दिए थे गवर्नमेंट के। चंडी प्रसाद भट्ट जी की मैं बात करता हूँ तो इन्होंने दसौली ग्राम स्वराज संघ की भी स्थापना की थी चमोली में, दसौली ग्राम स्वराज संघ। ठीक है, स्वराज संघ। और यही जो दसौली ग्राम स्वराज संघ था, कालांतर में चिपको आंदोलन की मात्र संस्था बनी है, ध्यान रखेंगे, इसी ने लीड किया है इसको। चंडी प्रसाद भट्ट जी को देखिए, आपका उल्लेखनीय योगदान के लिए 1982 में एशिया का जो नोबेल प्राइज है रेमन मैग्सेसे से भी दिया गया था, रेमन मैग्सेसे से मिला था इन्हें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है अब आपको। ठीक है, घटते क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है आपको। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो हो जाएगा, किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो देखिए ध्यान से अगर देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा जो है आपका गंगोत्री है, ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, 2 सबसे लास्ट में आएगा। गंगोत्री के बाद आपका आता है कौन, गंगोत्री के बाद बाद जो आपका होगा वो हो जाएगा नंदा देवी, नहीं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान होगा, जो कि आपका 958 वर्ग की में है। तो गोविंद आपका 1 हो गया। ठीक है, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये कार्बेट और नंदा देवी में ज़्यादा बड़ा कौन है, तो कार्बेट और नंदा देवी में ज़्यादा बड़ा है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 630 वर्ग किलोमीटर के आसपास, यानी कि नंदा देवी आ जाएगा 4 यहाँ पे, और पहले नंबर पे आएगा कार्बेट। 3 4 1 2 होना चाहिए इसका उत्तर। ठीक है, तो 3 4 1 2 है ऑप्शन ए में। ठीक है, मैं इनके क्षेत्रफल लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 958 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री का सबसे बड़ा है भाई, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 2390 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। कार्बेट का है 520, मूलतः 520 वर्ग किलोमीटर, पौड़ी नैनीताल में है। नंदा देवी का है भाई कितना, 630 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट को चुनना है आपने। एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्लेस हैं। ठीक है, तो भाई इसमें देखिए आपका बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो बिनसर आपकी हो जाएगी अल्मोड़ा में, ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। मालन जो पशु विहार है, मालन पशु विहार हो जाएगा कहाँ पे, सिक्किम में। ठीक है, और अस्कोर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2 3 1, तो ऑप्शन ए में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? तो पाटली दून में लास्ट किसी पेपर में या किसी टेस्ट में आपको बता चुका हूँ। देखिए दून क्या होता है सबसे पहले समझिए, ठीक है। दून शिवालिक और जो हमारा मैदानी एरिया है उसके बीच में कुछ हमारे क्या बन चुके हैं, संरचनात्मक हमारे क्या होते हैं, द्वार, ठीक है, द्वार बन चुके हैं, या संरचनात्मक बोल सकते हैं कि एक आपका मैदानी भाग बना है जो कि पूर्णतः मैदानी नहीं होता, थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीचा, कहीं पे आपका ज़्यादा डाउन होगा कहीं पे ज़्यादा ऊंचा होगा। आप देहरादून को देख लो, जैसे देहरादून बिल्कुल समतल नहीं है, बिल्कुल तराई के जैसे एरिया होता है, बिल्कुल सपाट नहीं है। आप देखेंगे थोड़ा कहीं पे ऊंचाई है, फिर थोड़ा कोई एरिया नीचा है ना। तो ऐसे जो संरचनात्मक मैदान होते हैं शिवालिक के पाद में, उनको द्वार या दून कहा जाता है, ठीक है, दून कहा जाता है। जिसमें आपका सबसे बड़ा दून है देहरादून, देहरादून। इसके अलावा देखिए आपका अगला है, जैसे इसमें दिया गया है पाटली दून, ये भी दून है। ऐसे ही आपका देखिए कोटा भाबर में कोटा दून है ना। तो ये दून जो है संरचनात्मक घाटियाँ हैं, एक हिसाब से मैदान नहीं घाटियाँ बोलेंगे इनको, ये वैलीज हैं। और इन वैलीज में देखा जाए तो दोस्तों आपका मौसम सुहाना रहता है, थोड़ा बारिश ज़्यादा होती है। उसके अलावा देहरादून की मैं बात करूँ तो ये धान की खेती के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। और देहरादून का बासमती चावल जो है विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर सूर्यधारा नामक एक प्लेस है, सूर्यधारा का जो बासमती चावल है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पाटली दून है इसकी लोकेशन मिलेगी आपको जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच में पाटली दून, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तिलारी कांड का संबंध किससे है? देखिए उत्तराखंड के इतिहास में तिलारी कांड जो है इसको आपका टिहरी का जलियांवाला भी कहा जाता है, टिहरी का जलियांवाला। अब टिहरी का जलियांवाला क्यों कहा जाता है? जैसे आपका जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, मासूम बच्चों और निर्दोषों को जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था, ऐसे ही टिहरी में भी आपका जो तिलारी का मैदान था रवाई पट्टी में, ठीक है, रवाई पट्टी में तिलारी का मैदान था। तो यहाँ पर भाई हमारा क्या हो रहा था, आज़ाद पंचायत के लोग सभा कर रहे थे। तो उस समय टिहरी के जो इस एरिया के दीवान थे चक्रधर जुयाल, चक्रधर जुयाल ने क्या किया, आपका भीड़ पर गोली चला दी थी, जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। क्योंकि तिलारी जो मैदान था वो यमुना के तट पे था, नीचे यमुना नदी बह रही थी। तो गोलियों से बचने के लिए बहुत लोगों ने यमुना में कूद मार दी, जिससे जिन लोगों को तैरना नहीं आता था वो लोग ऐसे मतलब डूबने से मर गए, कुछ लोगों को गोलियां लग गई, ठीक है। तो ये जो तिलारी कांड हुआ था उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन, ये 30 मई 1930 को हुआ था। राजा कहीं बाहर गए थे। देखिए टिहरी जो रियासत थी ना उसमें बहुत ज़्यादा निरंकुशता थी। राजा जैसे बाहर जाता था तो यहाँ के अधिकारी खुद राजा बन जाते थे, और जनता को फिर उसके बाद समझ लीजिए कैसा करते होंगे। तिलारी कांड में बोला जाता है कि 200 से अधिक लोग मारे गए थे, ठीक है, 200 से अधिक लोग इसमें जान गंवा बैठे। इसीलिए इस घटना को टिहरी का जलियांवाला कहा जाता है, और चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। जैसा काम डायर ने किया था जलियांवाला पंजाब में, वही काम यहाँ पे चक्रधर जुयाल ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये वन अधिकारों से संबंधित एक सभा थी जिसमें गोली चलाई गई। तो ऑप्शन ए, क्योंकि लोग चाहते थे कि जो उनके परंपरागत हक हकूक थे जंगलों को लेकर वो वापस किए जाए। ब्रिटिशर्स ने नए नए कानून बना के जंगलों में जाने पे पाबंदी लगा दी थी। यार भाई आदमी का गाय है, भैंस है, बकरियां हैं। उस समय गैस तो था नहीं, उज्ज्वला योजना थी नहीं कि गरीब के घर में भी सिलेंडर होगा। तो भाई हर आदमी को उस समय खाना लकड़ियों में ही बनाना पड़ता था। ना लकड़ियाँ ला सकते हो, ना गाय भैंस मवेशियों को चरा सकते हो, ना जंगल से चारा ला सकते हो, ना एंट्री कर सकते हो वहाँ पे, ना अन्य चीज़ों के लिए लकड़ियाँ ला सकते हो। क्योंकि मकान वगैरह बनाने के लिए भी तो पटाल वाला जो बनता था उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए थी ना। तो इसलिए भाई लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने फिर आज़ाद पंचायत बनाई, सभा करी थे, लेकिन इस सभा में ये घटना हो गई थी दोस्तों। तो उत्तराखंड इतिहास में काला दिन था ये। आसन बैराज का संबंध कहाँ से है? तो आसन बैराज जो है ये आपका, अच्छा कहाँ से नहीं किससे है, आसन बैराज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रवासी पक्षियों से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देहरादून में स्थित है ये आसन बैराज, देहरादून। स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 1967 में स्थापना हुई थी आसन नदी पे। यहाँ पर देखिए अक्टूबर नवंबर माह में दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के माह में क्या होता है, बहुत से प्रवासी पक्षियाँ आती है, ठीक है। प्रवासी का मतलब ऐसे पक्षी या ऐसे पक्षियाँ जो कि बहुत दूरी तय करके यहाँ पे आते हैं, विदेशों से भी आते हैं यहाँ पे पक्षियाँ, ठीक है। तो पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है आसन बैराज, और ये चिड़ियाओं से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
आसन बैराज बना था 1967 में, याद रखिएगा। अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है किसके लिए? तो देखिए ये मैं लास्ट टॉपिक में भी आपको बता चुका हूँ, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1986 में, और किस पशु के लिए? कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बार बार मैं आपका इसका जो एक्सप्लेनेशन है लास्ट टॉपिकों में कर चुका हूँ। ये लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 600 वर्ग किमी में फैला हुआ है अस्कोट वन्य जीव विहार। और कहाँ पे स्थित है? ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान, ये भी लास्ट टॉपिक में हो चुका था। जड़ी बूटी शोध संस्थान जो है उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका गोपेश्वर चमोली में है। मैं इसके बारे में लास्ट टॉपिक में लास्ट पार्ट में बता चुका था आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए लगभग जो है आपका 1800 से अधिक औषधीय मूल्य के जो पौधियाँ हैं, जो पौधे होते हैं, उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस हर्बल संग्रहालय की स्थापना की गई थी उत्तराखंड में, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? गोपेश्वर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये मैं कल के टॉपिक में भी आपको बता चुका था, इसलिए ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो सेंटर फॉर एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित, सुगंधित ऐसे पौधे जिनसे सुगंध निकलते हैं। तो सुगंधित पौधों से रिलेटेड जो प्लांट है ये राज्य में कहाँ पे स्थित है? तो इसकी लोकेशन है भाई आपकी कहाँ पे? सेलाकुई में, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेलाकुई। गोपेश्वर में क्या स्थित है? अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा इससे। तो गोपेश्वर में हमारा स्थित है जड़ी बूटी शोध संस्थान, जड़ी बूटी शोध संस्थान, ठीक है। ये कहाँ पे है? गोपेश्वर में हो गया। और सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, या क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी में आ जाएगा आपका, ठीक है। सुगंधित पादप केंद्र कहाँ पे स्थित है? सिलाकुई में, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपका कुछ और अन्य महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका पूछ लेता है कई बार उत्तराखंड का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, हर्बल पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया था? ये चमोली के माणा में स्थापित किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड में जो लाइकेन गार्डन है कहाँ पर है? लाइकेन गार्डन, लाइकेन गार्डन आपको देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो अगर आपने एफआरआई विजिट किया है तो आपने देखा होगा दोस्तों, एफआरआई का जो मेन गेट है, जो मेन रोड है हमारी, जो कि आपका आईएमए को जाती है, फिर आपका प्रेम नगर को जाती है, तो उससे पहले एक मेन गेट आता है। तो मेन गेट जो है जहाँ से एंट्री होती है, उस गेट को कहा जाता है क्या? उस गेट का नाम है आपका ऑप्शन बी ब्रांडिस, ऑप्शन सी ब्रांडिस गेट, ठीक है। तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, ब्रांडिस गेट इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी एफआरआई की? तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पहले नाम था। बाद में इसका नाम वन अनुसंधान किया गया, संस्थान किया गया, और इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है आपका ब्रांडिस गेट। महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का वास्तविक वानस्पतिक नाम क्या है? तो देखिए रिंगाल जो है आपका, रिंगाल एक प्रकार की घास होती है, जैसे बांस है, बांस का ही छोटा रूप है ये बांस। बांस जो होता है बम्बू, बम्बू जो होती है, बम्बू भी घास होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बम्बू भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास है, ये कोई पौधा या पेड़ नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखें। बांस भी अपने आप में एक घास है। ऐसे इसका इसी से मिलती जुलती प्रजाति है रिंगाल। रिंगाल से उत्तराखंड का जो कुटीर उद्योग है वो फला फूला बहुत ज़्यादा, जिसमें आपका रिंगाल से बनाई जाती हैं टोकरियाँ, ठीक है, इससे आपकी बास्केट्स बनाई जाती हैं। टोकरियों के अलावा रिंगाल से आपका बनता है, रिंगाल के जो है आपका सजावट का सामान बनता है इससे, सजावट का सामान, ठीक है। सजावट के सामान के अलावा इससे एक हमारा उत्तराखंड में सूपा बनता है, सूपा बोलते हैं जिसको, अनाज की छानने के लिए जिसको यूज़ किया जाता था। इसके अलावा डाला, डाला हो गया, ठीक है। और इसके अलावा डोका होता है, एक डोका जिसमें महिलाएं घास वगैरह काट के लाती हैं। तो रिंगाल के मल्टीपर्पज़ यूज हैं। रिंगाल का जो बॉटनिकल नेम है वो आपका हो जाएगा इसमें, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किमोनो बम्बूसा फलकाटा, ठीक है। किमोनो बम्बूसा फलकाटा जो है रिंगाल का वानस्पतिक नाम है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा दोस्तों। ऐसे उत्तराखंड के देखिए, एक उत्तराखंड में एक फल होता है हिसालू, हिसालू फल होता है एक, बहुत महत्वपूर्ण है। हिसालू का जो वानस्पतिक नाम है इसको भी नोट कर लो, पूछा जाता है एग्जाम में, रूबस एलिटिकस, ठीक है, रूबस एलिटिकस,
ऐसे किल्मोरा होता है जिसकी जड़ों से दवाइयाँ भी बनती है, किल्मोरा। तो किल्मोरा का भी वानस्पतिक नाम पूछ सकता है कभी एग्जाम में, तो इसका वानस्पतिक नाम है बर्बीरिस, बर्बीरिस लेजियम, ठीक है। और एक उत्तराखंड में भांग की खेती भी की जाती है, रेशे के लिए भी और भांग के जो बीज है उसके उत्पादन के लिए भी। भांग का जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका कैनेबिस, कैनेबिस सेटिवा, ठीक है, ध्यान रखेंगे कैनेबिस सेटिवा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है तो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, 1982 में। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी आपका? ये आपका चमोली जनपद में स्थापित हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग होता है? तो मोष्टा जो है एक प्रकार की चटाई होती है बहुत बड़ी, ठीक है, जैसे हमारे घर में कालीन या चटाई होती है ना, ऐसे ही पर्वतीय अंचलों में रिंगाल की चटाई बनाई जाती है बहुत बड़ी। जैसे कि धान धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है पर्वतीय अंचलों में, किसी भी अनाज की खेती होती है, तो उस अनाज को इस मोष्टे पे डाल के सुखाया जाता है, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना अमूमन, घर के हमारे जो घर की छत होती है वहाँ पे हम पापड़ सुखाते हैं, कुछ चीज़ सुखाते हैं, ऐसे पर्वतीय अंचलों में ये मोष्टा जो होता है बहुत बड़ी चटाई सी होती है, ये रिंगाल की बनी हुई। इसमें आपका धान, गेहूँ, कोंदो, मडुआ या जो भी अन्य खेती के जो बीज हैं उनको सुखाया जाता है और ये रिंगाल का बनता है, ठीक है, ऑप्शन ए। अब धीरे धीरे ये भाई ख़त्म हो रहा है, जो कि बहुत चिंतनीय विषय है। अब जो इसमें काम करने वाले शिल्पकार जो व्यक्ति थे, कुटीर उद्योग में जुड़े हुए व्यक्ति थे, वो अब इस काम को करते नहीं, क्योंकि देखिए लोग जो है आर्टिफिशियल चीज़ों को अपना रहे हैं जो कि इसके मुकाबले बहुत ही कम दाम में आ जाता है। तो उनको देखिए वाजिब दाम नहीं मिल पाता जो लोग इस उद्योग में हैं, तो यार वो क्यों प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। सरकार बहुत सी योजनाएं ला रही है इसके लिए, एनजीओज भी लगे हैं, बट वही ढाक के तीन पात है, ठीक है, काम तो सभी कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आता। अगला देखिए, उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवत निम्न वृक्ष का क्रम दिखाई देगा। अगर आप उत्तराखंड में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो किसी पहाड़ में, ठीक है, ये पहाड़ है मान लो, तो इस पहाड़ में आप यहाँ से शुरू करते हो मान लीजिए, तो कौन कौन से वृक्ष आपको दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप नीचे हो देखिए पहाड़ के, थोड़ा गर्म चीज़ें होंगी यहाँ पे, गर्म घाटी जैसी होगी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा साल का पेड़, ठीक है, साल का पेड़। उसके थोड़ा ऊपर आप जाओगे, साल के थोड़ा ऊपर आप जाओगे तो साल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे चीड़ के पेड़, पाइन ट्री। चीड़ से थोड़ा ऊपर बढ़ोगे आप तो कुछ ऐसे क्षेत्र आएंगे जहाँ पर आपका बर्फ पड़ती है कभी कभी, तो यहाँ पे होंगे देवदार के पेड़, ठीक है। और इससे ऊपर को जब पहाड़ में आप जाओगे तो देवदार से ऊपर मिलेगा आपको भोजपत्र, जिसको बर्च भी कहा जाता है, भोजपत्र, ठीक है, बर्च, ठीक है। क्लियर हो गया ना, समझ गए? थोड़ा इसको और अच्छे से समझिए दोस्तों, देखिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो सबसे तलहटी में आपको यहाँ पे साल के वृक्ष देखने को मिलेंगे, साल के बाद आपको चीड़ का जंगल देखने को मिलेगा, चीड़ के जंगल के बाद देवदार के जंगल आते हैं, देवदार के जंगलों के बाद आपका जो आपका बर्च मैंने बोला भोजपत्र आएगा, ठीक है। तो साल, चीड़, देवदार और भोजपत्र, तो ये किस में है आपका? ऑप्शन डी में है, तो डी आंसर सही हो जाएगा पहले तो इस क्वेश्चन का, ठीक है। और इसके ऊपर जब बर्च के पेड़ आते हैं तो फिर आपका स्प्रूस वगैरह आता है, यहाँ पर आपका वृक्ष रेखा आ जाती है, ध्यान रखेंगे, ये वृक्ष रेखा होती है, लास्ट ट्री लाइन। यहाँ पर फिर आपके बुग्याल शुरू हो जाएंगे, ये वाला एरिया बुग्याल होगा भाई, यहाँ पर बुग्याल होंगे और बुग्यालों के ऊपर होगी आपकी बर्फ़, फुल बर्फ़ होगी यहाँ पे, जिसको हिम रेखा कहा जाता है, स्नो लाइन, हिम रेखा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन बन चुका है, हिम रेखा और वृक्ष रेखा के बीच में स्थित होते हैं बुग्याल, ये आपको ध्यान रखना है, घास के जो मखमली घास के मैदान होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्रैंक स्मिथ ने खोज की थी, तो फूलों की गाड़ी की खोज की थी, इस पर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, ये 1931 में इन्होंने खोज की थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर्स नामक इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व में क्वेश्चन हो चुका है। अगला देखिए, उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे किस प्रकार के पौधे हैं? तो बांज का जो पौधा है भाई इसको उत्तराखंड में गोल्ड कहा जाता है, गोल्ड, गोल्ड ट्री यानी कि सोना, स्वर्ण वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि बांज का वृक्ष किस किस में काम आता है मैं लास्ट टॉपिक में भी बता चुका हूँ। इसके पत्तों का चारा बनता है, जो इसके हरे पत्ते होते हैं मवेशी खाते हैं, इसके जो सूखे पत्ते होते हैं उससे खाद बनती है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह। इसकी जो लकड़ी होती है जलावन में बहुत अच्छी होती है, कोयला बहुत अच्छा बनता है, उससे धुआं कम आता है और बहुत देर तक जलती है। उसकी जो हमारे बोलते हैं कि जो दहन क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लंबे समय तक जलती है। और इसके अलावा बाँझ का जो जंगल होगा वो पानी का बहुत ज़्यादा जल संचय करता है,
भूमिगत जल को संचित करता है और वहाँ पे स्प्रिंग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बांज का जो जंगल होगा वो क्लाइमेट भी बहुत बेहतरीन देता है और उसके अलावा हवा वगैरह भी बहुत शुद्ध होती है, वहाँ पे ठंडा प्रदेश माना जाता है बांज का। तो बांज बुरास का जो पौधा होता है ये आपका समशीतोष्ण वनों की विशेषता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, समशीतोष्ण वनों की विशेषता। क्लियर। कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है बांस बुरांस, कभी क्वेश्चन बन सकता है। बांज का पेड़ माफ कीजिएगा, ठीक है, बुरांस नहीं, 1800 से लेकर आपका 3000 मीटर, 3000 मीटर इस ऊंचाई पर आपको बांज के पेड़ देखने को मिलेंगे। बांज के कितने प्रकार होते हैं वो लास्ट टॉपिक में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि कितने प्रकार का बांज जो है उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में। आप जितने भी देखिए यहाँ पे जितने भी टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ उनमें आप जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लें, अगर आप देख के ही याद कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। मैंने बताया था बांज की आपकी टोटल 5 प्रजातियां होती हैं, ठीक है, जिसमें आपका सफ़ेद बांज होता है, एक वाइट बांज, वाइट ओक बोलते हैं, बांज के पेड़ को इंग्लिश में ओक बोलते हैं, ठीक है, ओक, ओक ट्री। एक सफ़ेद बांज होता है, दूसरे नंबर पे आपका हरा बांज होता है, तीसरे नंबर पे आपका भूरा बांज होता है, भूरा ब्राउन, चौथे नंबर पे आपका रहता है कौन सा, फलियाट, चौथे नंबर वाले वृक्ष को फलियाट कहा जाता है, और पांचवें नंबर पे आपका होता है कौन सा, रियाज, रियाज, ठीक है। सफ़ेद बांज को जो है आपका बहुत ज़्यादा देखा जाता है, हरे बांज को आपका मोरू भी कहा जाता है उत्तराखंड में, मोरू बहुत सी जगहों पे। क्लियर। भूरे बांज को आपका खरस भी कहा जाता है, खरस। क्लियर। तो ये बांज की प्रजातियां ध्यान रखेंगे। और बांज जो है भाई ये आपका बोल सकते हैं कि पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वृक्ष है, ठीक है। उसके अलावा जो अपरदन होता है ना मिट्टी का, उसको भी रोकता है, क्योंकि बहुत मजबूती से इसकी जड़ें मिट्टी को पकड़े हुए रहती हैं। तो बहुत ही मल्टीपर्पज एक वृक्ष है ये उत्तराखंड का, इसीलिए इसको उत्तराखंड का सोना कहा जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट के संदर्भ में। क्लियर दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जी के PYQ पार्ट 6, ठीक है। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद करेंगे और जो ये सीरीज़ आ रही है इसको आप लोग ऐसे ही प्यार देंगे। और देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही देखिए अपने जीवन में यार कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, ठीक है, बांज का ही पेड़ लगा दें, बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन लगाएं ज़रूर। उसके अलावा जहाँ भी आप घूमने जाते हैं वहाँ पर देखिए अवश्य ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का जो हमारे जो सेंसिटिव जोन्स होते हैं, बुग्याल होते हैं, जंगल होते हैं, काफ़ी बाहर के लोग आके वहाँ पे कूड़ा कचरा फैला देते हैं, प्लास्टिक वगैरह। तो उनको अवेयर करो, नहीं समझते हैं तो फिर उनको पहाड़ी भाषा में समझाओ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पे कचरा ना फैलाएं। और अपने आसपास के लोगों को और बच्चों को भी आप इसके लिए अवेयर करें, ठीक है। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों, तब तक आप लोग अपनी स्टडी करें अच्छे से, अपना ध्यान रखें। और देखिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से अपना प्यार ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आपका प्यार हमें इस प्रकार की वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।